हाय फ्लिप्लर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें आप लोग पहले तो सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार ये सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देना, ये मुझे डिमोटिवेट करता है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं जब इंसान डिमोटिवेट होता है तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो ना ही अच्छा काम कर पाएगा और ना ही उसका काम करने में मन लगेगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये तो एक लाइन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये मैं भी बोल रही हूँ, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोगों की मर्ज़ी है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत कीजिए, ऐसे में मेरा भी परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है। होप आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए समथिंग विथ यू के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को अचानक अपने काम की वजह से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लानवांग जी उसको परमिशन तो नहीं दे रहा था, लेकिन फाइनली बहुत ज़्यादा मनाने के बाद उसने परमिशन दे दी थी और फाइनली विंग जा चुका था। विंग के जाते ही लानवांग जी बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। इवन उसको एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो विंग को और ज़्यादा देखना चाहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। हो सकता है ये इसकी वजह से था कि विंग को सडनली जाना पड़ा। अगर उसको पता होता तो शायद उसके साथ तो नाइट में टाइम अच्छे से स्पेंड करता, या फिर कुछ और तरीके होते हैं जिससे वो दोनों अपने आप को और भी ज़्यादा प्रिपेयर कर पाते कि उन्हें 2-3 दिनों के लिए अपने आप से एक दूसरे से दूर रहना है। लेकिन यहाँ पे तो विंग ने उसको सडनली शॉक कर दिया था। और यहाँ पे लानवांग जी अभी अपने लिविंग रूम में बैठ के सिर्फ और सिर्फ विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका वो हंसता हुआ सा चेहरा, बार बार नोटी हरकतें, बार बार उसके सामने बात करते रहना, उसको इरिटेट करते रहना, ये सारी चीज़ें उसको याद आते रह रही थी। लेकिन फिर से उसको थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन अभी फिर से उसको भूख लगने लगी थी। इसलिए उसने अपने कदमों को किचन की तरफ बढ़ाया और वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेके आया और फिर से लिविंग रूम में बैठ गया और साथ ही साथ टीवी भी ऑन कर लिया। लानवांग जी की कॉलेज की आज छुट्टी थी, जिसकी वजह से वो कॉलेज भी नहीं जा सकता था और वो घर में रह के ही आज बोर होने वाला है, ये बात तो उसके लिए तय थी। लेकिन हाँ, उसे खुशी इस बात की थी कि एटलीस्ट 1-2 घंटे तो उसके ट्यूशन का जो बच्चा आने वाला है यानी वेनिंग के साथ ही निकल जाएंगे। इसी के साथ लानवांग जी ने धीरे धीरे अपने कामों को करना स्टार्ट किया और शाम हो चुकी थी। उसका ट्यूशन का जो बच्चा आने वाला था यानी कि वेनिंग आके जा चुका था और अभी वो अपने लिए किचन में डिनर रेडी कर रहा था। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजता है और वो दौड़ के फ़ोन के पास जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसे कौन फ़ोन करेगा। ऑफकोर्स सी बात थी, उसके ब्रदर और उसके अंकल को इतना टाइम नहीं होता है कि वो नाइट के टाइम पे इस टाइम पे फ़ोन करे, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। अगर वो कॉल करते भी हैं तो भी वो नाइट में होता है। और लानवांग जी ने अभी तक उन्हें इतना इग्नोर कर दिया है कि अब वो भी बहुत कम ही लानवांग जी को कॉल करते हैं, बस उसके हालचाल पूछने के लिए। इवन वो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, बस यही जानने के लिए। लानवांग जी ने तेज़ रफ्तार के साथ अपने फ़ोन को हाथ में लिया और साथ ही साथ उसमें कॉलर आईडी को देखते हुए उसके फेस की जो खुशी थी ना, वो तो देखने लायक थी। लानवांग जी ने बिना समय को गवाए ही फ़ोन को पिक किया और बात करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो वो लानवांग जी अभी भी विंग पे भड़का हुआ ही था कि उसकी वजह से उसको आज इतने बड़े घर में अकेले रहना पड़ रहा है। लेकिन तब जाके उसको याद आता है कि उसने तो उससे ये तक नहीं पूछा क्या उसने लंच किया, क्या वो सेफली पहुंच गया, या फिर उसकी जर्नी जो थी उसमें उसको कोई परेशानी आई। लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने ये चीज़ें पहले पूछनी चाहिए थी, उसने अपने क्वेश्चंस का पिटारा फिर से खोल दिया। और यहाँ पे विंग था जो बेचारा अपने बॉयफ्रेंड की इस क्यूट सी हरकत को देख के बहुत ज़्यादा खुश था। एक एक करके उसने लानवांग जी को उसके क्वेश्चंस के आंसर दिए कि हाँ, वो सेफली यहाँ पे पहुँच चुका है, जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और उसने रास्ते में रुक के अपना लंच भी कर लिया था। लेकिन हाँ, उसने लंच के टाइम पे उसे ज़रूर मिस किया, क्योंकि आज उसकी कॉलेज की छुट्टी है और आज वो दोनों ही आराम से बैठ के दिन में एक साथ लंच कर सकते थे। लेकिन इस सडन काम की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। यहाँ पे उन दोनों की ही रोमांटिकली बातें चल रही थी और साथ ही साथ वो दोनों ही
एक दूसरे को एडवाइस भी कर रहे थे कि अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ जिस टाइम पे जो खाना खाना है वो खा लें, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही अपने टाइम पे करें। यहाँ पे लानवंग जी ने भी हामी भरी और साथ ही साथ विंग ने भी लानवंग जी के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। लेकिन लानवंग जी को एक और ऑर्डर मिला था कि वो आज भी अपने रूम में नहीं सो सकता, उसके विंग के रूम में रहना होगा, उसी को वहीं पे सोना होगा। हालांकि लानवंग जी अच्छे से जानता था कि उसको कहाँ पे सोना है और वो भी विंग के रूम में जाके उसको उसी तरीके से फील करना चाहता था, इसलिए उसने तो पहले ही डिसाइड किया था कि आज भी वो विंग के ही रूम में रहेगा। यहाँ पे इन दोनों की बातें बहुत ज़्यादा लंबी चली। लानवंग जी ने विंग से बात करते हुए ही अपना डिनर रेडी कर लिया था और फाइनली वो खाना खाने बैठ भी चुका था। हालांकि विंग को पता था कि लानवंग जी खाना खाते वक्त ज़्यादा नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि वो दोनों ही भले ही आमने सामने बैठ के ना सही, लेकिन हाँ एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे को फील करते हुए ही सही, वो दोनों ही अपना डिनर करें। लानवंग जी के साथ साथ विंग ने भी अपना डिनर मंगवा लिया था और वो दोनों ही आराम से बात करते हुए ही एक दूसरे के साथ इन फीलिंग्स को फील करते हुए, एक दूसरे को ये जताते हुए कि वो दोनों ही डिनर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा पार्टनर हमारे सामने है। इन दोनों की बातें ख़त्म हो चुकी थी, दोनों ही अपने अपने बेडरूम्स में जा चुके थे और अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो भी चुके थे। नेक्स्ट डे लानवंग जी अपने कॉलेज के लिए निकल चुका था और जहाँ विंग जो अपना काम करने गया था उसको कंटिन्यू कर रहा था। यहाँ पे लानवंग जी खुश था कि उसका आधा दिन से भी ज़्यादा उसके कॉलेज में निकल गया। घर आते ही उसका स्टूडेंट आ गया और उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम बचा था उसने अपनी स्टडी कर ली और अब टाइम था विंग के कॉल आने का, क्योंकि यही टाइम था जब विंग फ्री होता है। फिर से विंग का कॉल आया और विंग के कॉल के दौरान ही लानवंग जी ने अपना डिनर कंप्लीट भी किया, उसे बनाया भी, अपना पूरा साफ सफाई भी कर ली और फाइनली वो अपने बेडरूम में जा चुके थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात के लिए कि कल फाइनली वो दोनों मिल ही जाएंगे। हालांकि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था एक दूसरे से ना मिले हुए, लेकिन फिर भी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे लानवंग जी जो कि करवटें बदल बदल के बस यही सोच रहा था कि फाइनली उसको कल उसके प्यार की शक्ल देखने को मिलेगी, लेकिन वही विंग था जो कि ये सोच रहा था कि उसे अपने लव्ड पर्सन के लिए एटलीस्ट कुछ गिफ्ट तो लेके जाना चाहिए। कॉल को कट कर लेने के बाद वो निकल पड़ा अपनी शॉपिंग के लिए। भले उसे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना था, बस एक गिफ्ट लेना था जो कि वो अपने बिलव्ड पर्सन को दे सके, एटलीस्ट उसको ये समझा सके कि यहाँ पे रहते हुए भी उसने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। इसी के साथ उन लोगों का ये दिन भी निकल चुका था और नेक्स्ट डे वो दोनों ही इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ मिलने का, एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। यहाँ पे लानवंग जी था जो कि आज उसका कॉलेज आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि विंग ऑलमोस्ट इवनिंग में ही पहुँचेगा, तो कॉलेज स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो एक्साइटमेंट के साथ उठता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, खाता है, क्लीन अप करता है और साथ ही साथ निकल पड़ता है अपने कॉलेज के लिए। दूसरी तरफ विंग था जो कि ऑलमोस्ट अपने सामान को सुबह ही पैक करने में लगा हुआ था, जो कि उसने अभी तक अपने रूम में फैलाया हुआ था। भले ही विंग कुछ भी हो जाए अपनी आदत कहीं नहीं भूल सकता और अभी भी उसने अपने पूरे सामान को फैलाया हुआ था। इसी के साथ उसने वो गिफ्ट भी बहुत केयरफुली अपने बैग में रख लिया था जो कि उसने लानवंग जी के लिए लिया था। और इसी के साथ कुछ एक आध घंटा उसे और लगा था अपना सामान इकट्ठा करने में, ब्रेकफास्ट करने में और बाकी की अदर सारी चीज़ें करने में, और वो फाइनली निकल चुका था अपनी सिटी के लिए। वो ऑलमोस्ट मिड वे में था। तब उसको महसूस होता है कि ये लानवंग जी का कॉलेज ख़त्म होने का टाइम है, यानी कि वो कॉलेज से आ चुका होगा। उसने अपना फ़ोन उठाया और डायरेक्टली लानवंग जी को कॉल किया। इसी के साथ वो दोनों ही अपनी बातों को कंटिन्यू कर रहे थे। इधर लानवंग जी जो कि कॉलेज से घर आ रहा था, आज उसने घर आने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया था। वो पैदल पैदल ही चलना चाहता था क्योंकि वो उस टाइम को स्पेंड करना चाहता था और चाहता था कि घर जाके डायरेक्टली उसको विंग दिखे। भले ही जब उसका विंग का कॉल उसके पास आया था तो उसे पता चला था कि विंग अभी भी मिड वे में है, यानी कि आधे रास्ते में है। तो ऑफकोर्स सी बात थी, उसको एक डिसअपॉइंटमेंट तो हुई थी, लेकिन फिर भी उसके पास उम्मीद थी कि कुछ एक आध घंटों के बाद ही सही उसका विंग उसके पास होगा। उसी के साथ वो दोनों ही धीरे धीरे बातें करते जा रहे थे और अपने रास्ते को काटते जा रहे थे। इधर लानवंग जी था जो कि ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच चुका था और उधर विंग था जो कि ऑलमोस्ट अपनी सिटी में एंटर करने ही वाला था। लेकिन शायद किस्मत
नहीं चाहती थी कि ये दोनों इतनी इजीली मिल जाए। जैसे ही लालवांग जी अपनी डोर को ओपन करता है, वैसे ही सामने से उसे बहुत ज़बरदस्त तरीके की आवाज़ आती है। एक पल के लिए तो लालवांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था और सहम भी चुका था। उसने जैसे ही अपने इस डर से, अपने सहमे हुए मिजाज से अपने आप को मुक्त कराया, यानी कि थोड़ा सा हिम्मत जुटा के उसने अपने कदम को और घर के अंदर लेके जा गया। उसे लगा कि शायद घर के अंदर कुछ टूट चुका है या फिर घर के अंदर कोई बहुत बड़ा सा सामान था जो कि गिर चुका है। लेकिन उसने अपनी नज़रों को जब चारों तरफ घुमाया तो उसे अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ पे वो शॉक्ड था कि उसे ये आवाज़ कहाँ से आई। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फ़ोन में से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। बस आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि फ़ोन के आसपास बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। उसने इस चीज़ को नोटिस करते हुए विंग को आवाज़ लगाई, लेकिन विंग सामने से रिप्लाई नहीं कर पाया। उसने बहुत बार विंग के नाम को पुकारा, लेकिन विंग सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी जो कि उसका दिल और भी ज़्यादा बैठाते जा रही थी, और वो थी जो कि उस फोन से आ रही थी। जैसा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने से बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों, चीख रहे हों, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ पे लालवांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने बहुत बार विंग को पुकारा, लेकिन विंग ने कोई भी आंसर नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने वाला इंसान अब उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। उसने फ़ोन को काटा और दोबारा से फ़ोन को डायल किया। तब तक सामने से किसी और ने कॉल उठाया था, और जैसे ही उसने कॉल उठाया तो सामने के इंसान ने उसे बताया कि जिस इंसान को उसने कॉल किया है उसका अभी अभी एक्सीडेंट हो चुका है और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो चुका है। इस वक्त उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की जा रही है। अगर आप उसे जानते हैं तो आप हॉस्पिटल में आ जाइए। उसको हॉस्पिटल का पता दिया गया। लालवांग जी ये चीज़ तो सुन पाया था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं और उसका एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन उसके हाथ पैर एकदम नम पड़ चुके थे। उसको हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कदमों को थोड़ा सा भी नहीं हिला पा रहा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि उससे अब क्या करना चाहिए। अभी अभी जो उसने न्यूज़ सुनी है वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, या ये कहो कि उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। यहाँ पे लालवांग जी को खुद की सांसें लेना तक भारी होने लगा था। उसे नहीं पता था कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, जहाँ पे वो उस इंसान का इम्पेशेंटली वेट कर रहा था कि वो घर आएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन घर आने की बजाय वो डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंच चुका है। लालवांग जी ने खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की सोची। बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद, लगभग 10 से 15 मिनट लगाने के बाद फाइनली उसने ज़मीन में पड़े हुए अपने फ़ोन को उठाया और मैडम शू को कॉल किया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अकेले तो उसकी बस की नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाए और वहाँ जाके विंग को देखे। विंग की हालत कैसी है वो नहीं जानता, लेकिन हाँ एक चीज़ वो अच्छे से जानता था कि वो विंग को फेस करने के लिए किसी न किसी इंसान को तो अपने साथ चाहता था। उसने मैडम यू को कॉल किया और सब कुछ मैडम यू को बताया, जो कि उसने अभी अभी सुना था, यानी कि जो 10-15 मिनट पहले उसने सुना था वो मैडम यू को सुनाया। मैडम यू पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डर भी चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी महसूस कर पा रही थी कि जिस इंसान से वो कॉल पे बात कर रही है वो उनसे कहीं ज़्यादा डरा हुआ है, और इस वक्त उनको ज़रूरत है कि उस इंसान को संभाले, क्योंकि इस वक्त खुद डर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये वक्त नहीं है जहाँ पे तुम्हें डरने की ज़रूरत है, जहाँ पे तुम्हें दुख मनाने की ज़रूरत है। तुम्हें इस वक्त हिम्मत की ज़रूरत है और सामने वाले इंसान को हिम्मत देने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैडम यू ने धीरे धीरे लालवांग जी को काम डाउन करने की कोशिश की और कॉल काटते हुए उसने डायरेक्टली चैन चैंग को कॉल किया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये टाइम चैन चैंग के ऑफिस से वापस लौटने का है, और ऑफिस से वापस लौटते टाइम वो विंग के घर से ही होते निकलता है। कुछ डिस्टेंस से ही उसका रास्ता अलग हो जाता है। इसलिए उसने जैन चैंग को बोला कि वो लालवांग जी को लेके हॉस्पिटल पहुंचे, और वो खुद हॉस्पिटल जा रही है। यहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद जैन चैंग लालवांग जी के पास पहुंच चुका था, और लालवांग जी की हालत देखने के बाद वो और भी ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि लालवांग जी एकदम स्टैचू की तरह वहाँ पे बैठा हुआ था और उसकी आंखों से बस आंसू ही बह जा रहे थे। वहाँ पे वो तेज़ रफ्तार के साथ लालवांग जी के पास जाता है, उसको अपने गले से लगाता है और उसे श्योरिटी देता है कि विंग एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, और अगर नहीं भी होगा तो हम लोग उसे ठीक करेंगे। कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट
आए दिन होते रहते हैं। माना ये चीज़ें सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये एक दुर्घटना है या इससे बहुत बड़ा लॉस हमें हो जाएगा। इस वक्त हमें हिम्मत रखने की ज़रूरत है और हमें हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत है। चिंता मत करो, विंग एकदम ठीक हो जाएगा। लानवांग जी को कंसोल करने के बाद फाइनली जैन चैंग और लानवांग जी भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। दूसरी तरफ मैडम यू थी जो कि ऑलमोस्ट हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वहाँ पे लानवांग जी और जैन चैंग भी लगभग 10 से 15 मिनट के बाद ही हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे। यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंचते ही मैडम यू ने डायरेक्टली एक्सीडेंट केस के बारे में पूछा और रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अभी ओटी में है और उनका ऑपरेशन भी चल रहा है, क्योंकि उनके हेड में बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट बहुत सारे कांच के टुकड़े उनके हेड में फंस चुके हैं और साथ ही साथ उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग भी है, जिसकी वजह से इमिडिएटली उनका ऑपरेशन करवाया जा रहा है। इसलिए वो इस वक्त ओटी में है। यहाँ पे मैडम यू निकल चुकी थी ओटी के लिए और साथ ही साथ कुछ ही देर के बाद वहाँ पे जैन चैंग और लानवांग जी भी पहुँच चुके थे। सभी लोग ओटी के बाहर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे डॉक्टर्स के बाहर आने का और बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ भी वहाँ पर बैठे हुए थे। भले ही इस वक्त वो कितनी भी कोशिश कर ले अपने आप को काम डाउन करने की, लेकिन इस वक्त वो 3 के 3 बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ओटी के अंदर क्या चल रहा है। इस घबराहट और इस होप्स के साथ उन सभी का 1 घंटा निकल चुका था और फाइनली ओटी का लाइट भी ऑफ हो चुका था और एक डॉक्टर भी बाहर आ चुका था और उस डॉक्टर ने अपने मास्क को हटाते हुए उन सभी को बताया कि इस वक्त विंग ठीक है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन वो कितनी चीज़ों को रिकवर कर पाएगा या फिर वो कम्प्लीटली ठीक होगा या नहीं, ये चीज़ें हम उसके होश में आने के बाद ही पता कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वो बिल्कुल ठीक है, अब उस पर कोई खतरा नहीं है। ऐसा कहते हुए डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे और सभी लोग अपने अपने एंड से भगवान जी को थैंक यू बोल रहे थे कि फाइनली उन्होंने विंग की जान बचा ली। यहाँ पे वो सभी लोग एक रिलीफ भरी सांस ले रहे थे, क्योंकि इतने टाइम तक उन लोगों की सांस मानो हलक में अटकी हुई थी कि विंग के साथ न जाने क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पे वो सभी लोग इस बात से तो निश्चिंत हो चुके थे कि विंग को अब कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन डॉक्टर उन्हें एक और असमंजस में डाल चुके थे, जो कि डॉक्टर बोल के गया था कि विंग, वो नहीं जानते कि विंग पूरी तरीके से रिकवर हो पाएगा या नहीं। खैर, इस वक्त तो मैं भी नहीं जानती कि विंग पूरी तरीके से रिकवर हो पाएगा या नहीं, लेकिन ये अगर हमें जानना है तो हमें नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।